नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सब कैसे हैं? मजा में छे? तो देखिए, मुझे लगता है उम्मीद भी है कि इससे पहले वीडियोस आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें हम इम्प्रूव करते चलेंगे। तो आज देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूं, कोलाइड का स्कंदन है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आप आइए मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, कोलाइड का स्कंदन, तो प्लीज अच्छी तरह से हम ये ध्यान दें कि कोलाइड होता क्या है। कोलाइड की तो जानते हैं, लेकिन कोलाइड का स्कंदन क्या होता है, ये कोई पात्र है जिसमें कोलाइड भरा हुआ है। ये परिक्षेपण माध्यम छोटे आकार वाले, इसमें वो कोलाइडी कण परिक्षिप्त अवस्था में है। ये हमारे पास कोलाइड है। कोलाइड में ये जो कोलाइड कण कह सकते हैं आप, परिक्षेपण माध्यम है। देखिए, स्कंदन क्या होता है और क्यों होता है, तो आप ध्यान देना, चूंकि कोलाइड के वर्गीकरण में बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित प्रकृति के होते हैं, और आवेशित प्रकृति के होते हैं अर्थात या तो वो अपनी सतह पर धनायन को अधिशोषित कर लेते हैं, अथवा किसी ऋणायन का अधिशोषण कर लेते हैं। और इस प्रकार से या तो पॉजिटिव कोलाइड या फिर नेगेटिव कोलाइड, अर्थात जो कोलाइडी विलयन होता है उसके सभी कोलाइडी कण समान आवेशित प्रकृति के होते हैं, या अच्छी तरह से जानते हैं। और इस अधिशोषित आयन की वजह से ही वे आवेशित प्रकृति के हैं। अब हम देखना चाहते हैं, जैसे ही हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, चूंकि मान लीजिए हमने वो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, वो ए बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव नेचर का है, तो यहां ए पॉजिटिव होगा, ऐसे बी नेगेटिव होगा। तो जो कोलाइडी कण है वो इसमें से किसी विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन के साथ सहयोग करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो जैसे ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव कोलाइड है, माना कि ये कोलाइडी कण कैसे हैं? पॉजिटिव में है, दिखाई दे रहे होंगे, मैं बना रहा हूं इस तरह से। तो जैसे इस विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाएंगे तो किसके संपर्क में आएगा? बी नेगेटिव आएंगे तो दोनों ही, लेकिन इसका जो स्कंदन की प्रक्रिया होगी वो किसके कारण होगी? तो ध्यान दें, जैसे मैं केवल इसी को लेना चाहता हूं, माना कि ये पॉजिटिव कोलाइड है, ठीक है, मैं सिंपली समझने के लिए बना, ये धनात्मक या धनावेशित कोलाइड था, विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया और इसका प्लस वो बी नेगेटिव लेके आया, तो बी नेगेटिव प्लस दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, तो इससे क्या होगा? ये कोलाइड का जो आवेश है वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से आवेश के नष्ट होने से वो कोलाइडी कण कैसा होगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा तो फिर एक और दो तीन इस तरह से सभी कोलाइडी कण धीरे धीरे परस्पर आकर्षित होते रहेंगे और एक कौन सी क्रिया हो जाएगी?
सभी कोलाइड के उदासीन कणों की, सभी मतलब जितने भी संपर्क में आएंगे उनका धीरे धीरे संकुड़न एग्रीगेशन होता रहेगा और इस प्रकार से कण बड़े साइज वाले हो जाएंगे, लार्ज साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जैसे ही बड़े बड़े होते चले जाएंगे गुरुत्वाकर्षण प्रभावी हो जाएगा और धीरे 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 सारे कोलाइडी कण क्या होंगे, वो उस पात्र के तल में नीचे सेटल डाउन होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? सेटल डाउन। अर्थात इस प्रकार जब किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण, ठीक है, गतिहीन होकर पात्र के तल में जमा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, परिक्षेपण माध्यम से पृथक हो जाते हैं। ये क्या था? परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं। ये कोलाइडी कण है, अवक्षेपण की क्रिया है, ये कोलाइडी कण है। तो परिक्षेपण माध्यम से जब कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पात्र के तल में बैठ जाते हैं नीचे, इस क्रिया को हम कोलाइड का स्कंदन कहते हैं। ये था स्कंदन। कोलाइड का क्या होता है, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी वजह से उस कोलाइड का स्कंदन हो रहा है, तो अब उस विद्युत अपघट्य में देखें कौन से आयन की वजह से स्कंदन करने वाला कौन है। तो देखिए इसमें जैसे इसका स्कंदन अगर पॉजिटिव था तो स्कंदन किसने किया, बी आयन, नेगेटिव आयन। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के ऋणायन के द्वारा अगर स्कंदन है तो कह सकते हैं इसका ऋणायन स्कंदक आयन होता है, वो स्कंदन करने वाला है। तो इस तरह से हम एक तो ये जानना चाहेंगे कि स्कंदक आयन यहां किसे कहते हैं, ठीक है, एवं उस स्कंदक आयन की स्कंदन वैल्यू अर्थात उसका स्कंदन मान क्या होता है। स्कंदन मान के आधार पर हम ये फाइनल करते हैं कि उस आयन की स्कंदन क्षमता क्या होती है। ये तीनों चीजें हम देखते हैं। स्कंदन क्षमता भी यहां देखेंगे। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि स्कंदक आयन कौन होता है। तो ध्यान रखना, कोलाइडी कणों की विपरीत आवेशित प्रकृति का मिलाए गए विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन को हम स्कंदक आयन कहते हैं, क्योंकि स्कंदन करने का काम वही आयन करता है। अब बात आती है खास स्कंदन मान किसे कहते हैं। तो प्लीज अच्छी तरह से ध्यान देना, ये कोलाइड विलयन है, उसकी मात्रा कितनी है वो ध्यान दें। इसके लिए कहा जाता है कि अगर 1 लीटर कोलाइड विलयन हो, कितना, अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चों, कितना, 1 लीटर कोलाइड लें और उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं, किसके लिए, स्कंदन कराने के लिए। स्कंदन कराने के लिए, स्कंदन कराने के लिए उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की जितनी मात्रा हम मिलाते हैं, 1 लीटर कोलाइड का पूर्ण रूप से स्कंदन कराने के लिए उसकी मिलीमोल मात्रा कितनी ली जाती है, इसी को उस स्कंदन आयन की स्कंदन वैल्यू या विद्युत अपघट्य पदार्थ का स्कंदन मान कहते हैं। ये याद रखना है। तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलीमोल मात्रा किसकी, विद्युत अपघट्य पदार्थ की, और किसके लिए आवश्यक होती है वो, 1 लीटर कोलाइड का पूर्ण रूप से स्कंदन कराने के लिए आवश्यक होती है। अब इसमें खास बात आती है कि स्कंदन वैल्यू के आधार पर स्कंदन क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्कंदन क्षमता अर्थात स्कंदन करने की कितनी पावर है, वो स्कंदन क्षमता कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो
उस आयन की स्कंदन वैल्यू अर्थात उसके स्कंदन मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये अच्छी तरह से याद रखना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कह सकते हैं कि जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ अथवा कह सकते हैं जिस आयन की स्कंदन वैल्यू ज्यादा होती है उसकी स्कंदन क्षमता कोगुलेटिंग पावर कम होगी, जिसकी स्कंदन वैल्यू कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता ठीक है अधिक होती है, क्योंकि ये व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां हम देखना चाहते हैं जो स्कंदन आयन है, ऊर्णन आयन भी कहते हैं, तो इसकी स्कंदन क्षमता को समझाने के लिए एक और दादाजी हैं, कहने का मतलब वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और वो आगे देखिए, जिसे कहते हैं हार्डी एवं सुलजे। दो अलग अलग थे साइंटिस्ट, तो हार्डी एवं सुलजे का नेम क्या होता है, पढ़ने वाले हैं वो हार्डी एवं सुलजे का नेम। ध्यान दें क्या होता है, जो भी आपने देखा कि जैसे हमारे पास वही कोलाइड है, उसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जा रहा है, जो भी आयन होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ का जिसके द्वारा कोलाइड का स्कंदन होने वाला है, तो हार्डी एवं सुलजे ने कहा है स्कंदक आयन की जो स्कंदन क्षमता है, कोगुलेटिंग पावर है, वो दो बातों पर निर्भर करती है। किस पर? नंबर एक, आयन की आवेश प्रकृति पर निर्भर करती है, और दूसरा इसका कारक है उस आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। यहां हार्डी एवं सुलजे ने दोनों के लिए कहा है कैसी होनी चाहिए, जो आयन है उस आयन की आवेश प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, ये कहा है, अर्थात समान आवेशित प्रकृति यदि होती है तो कोलाइड का स्कंदन होने वाला नहीं है। ठीक है, परंतु विपरीत आवेशित प्रकृति होती है तो कोलाइड का स्कंदन संभव है, नहीं तो नहीं होगा। आयन की संयोजकता किस प्रकार से उस स्कंदक आयन की स्कंदन क्षमता को प्रभावित करती है, तो ये प्रमुख रूप से ये हार्डी एवं सुलजे ने कहा है। सो उस आयन की स्कंदन क्षमता उस आयन की संयोजकता के समानुपाती होती है। सो coagulating power of the coagulating ion is directly proportional to the valency of the ion of the electrolyte। ये याद रखना है। अब यहां दो बातें आएंगी कि धनायन की बात करें या ऋणायन की। तो यहां अगर हम धनायन की स्कंदन क्षमता का क्रम देखें तो क्या होता है, ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम सोडियम की बात करें फिर मैग्नीशियम की बात करें, ये मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, Al3+ ट्राईवैलेंट, ठीक उसी तरह से आप बढ़ते चलें। चलो साइन तो भी बताता हूं, Sn4+ और Sb5+। कहने का मतलब आवेश अर्थात संयोजकता अधिक होगी तो स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी, पावर ज्यादा होगी, जिसकी जेब में जितने ज्यादा रुपए होंगे नोट उतनी उसमें ज्यादा एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बस याद रखें। तो देखिए इसके पास एक नोट है, इस पर 2 नोट हैं तो ये मेले में जल्दी जाएगा, इसके पास 3 नोट है तो ये और छलांग कूद करेगा। जैसे जैसे नोटों की संख्या बढ़ती जा रही है मतलब संयोजकता, वैसे इनको मेले में ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो इस तरह से ये इनकी स्कंदन क्षमता हम कह सकते हैं धनायन के लिए। ठीक इसी तरह से
आप ऋणायन की स्कंदन क्षमता पर ध्यान दें। उधर ऋणायन की स्कंदन क्षमता की बात करें, जैसे मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट में SO4 देख सकते हैं, ट्राइवैलेंट में फॉस्फेट की बात कर सकते हैं, और टेट्रावैलेंट में FeCN का होल 6, जिसको अपन फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं। तो यहां देखिए, इससे ज्यादा क्लोराइड से अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी? सल्फेट की। और सल्फेट से अधिक किसकी होगी? फॉस्फेट की। और फॉस्फेट से अधिक किसकी होगी? फेरोसाइनाइड की। तो कैसे? -1, -2, -3, -4, जैसे कि इसमें था +1, +2, +3, +4, +5। संयोजकता बढ़ी, स्कंदन क्षमता भी बढ़ी। समझ में आ रहा होगा? ये तो हमने आज अब ये देखा है कि हार्डी एवं सोल्जे का नियम क्या होता है, ये आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसी में से आगे हम चलते हैं कि कोलाइड का स्कंदन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस प्रकार से हम उन विधियों की सहायता से कोलाइड का स्कंदन करते हैं। स्कंदन की विधियां देखिए, स्कंदन करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें से देखो, मैं पहली विधि आपको यहां बताने जा रहा हूं। कह सकते हैं हम विद्युत अपघट्य मिलाकर, यदि हम उस कोलाइड में, वही बात कर रहे थे, विद्युत अपघट्य पर ही मैंने फोकस हमने रखा था, इसलिए हालांकि वो विधि जो पीछे है वो इसी पर आधारित है और हमारे लिए मेन यही होती है। तो विद्युत अपघट्य मिलाकर, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि वही कोलाइड होगा, उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो स्कंदन हो जाता है। यही पढ़ा है हमने। क्या होगा? वो स्कंदन हो जाएगा यूं। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। कैसे? कि इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला करके हम किसी कोलाइड का स्कंदन करते हैं तो ये तभी अच्छा होता है जब हमारे पास कोलाइड है वो कैसा हो? लायोफोबिक, द्रव विरागी, विरोधी कहो, लायोफोबिक कहते हैं जिसे। तो खास तौर से याद रखना कि इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोलाइड की प्रकृति या कोलाइड द्रव विरागी का हो, लायोफोबिक हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा हम उस कोलाइड का स्कंदन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि देखिए इसके बारे में, हाँ ध्यान दें, इसी पर हमने क्या पढ़ा है अभी इससे पहले? हार्डी एवं सोल्जे का नियम पढ़ा है, हार्डी एंड सोल्जे रूल। तो आपको याद रखना है वो इसी के लिए था। दूसरी विधि देखिए, जहां विलायक मिलाकर के हम स्कंदन करना चाहें तो विलायक मिलाकर कैसे मिलाएंगे? अब जैसे इससे पहले वाली विधि के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि उस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कोलाइड है वो द्रव विरागी हो, लायोफोबिक हो, परंतु जब हमारे पास कोलाइड द्रव रागी हो, लविंग कोलाइड हो, तो फिर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे? यहां पर जो हमारे पास कोलाइड होगा, ध्यान दीजिए, ये कोलाइड है, इसके कोलाइडी कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है। यहां पर जो परिक्षेपण माध्यम के रूप में है वो खास तौर से जल होता है। जल से बढ़िया है क्या अपने पास? तो ये जल होता है, चूंकि तभी तो बात कर रहे हैं द्रव रागी या जल रागी, द्रव रागी या जल रागी। अब इसमें करते क्या है? स्कंदन करने के लिए इसमें हम कोई ऐसा विलायक मिलाते हैं, प्लीज अटेंशन, ऐसा विलायक मिलाते हैं जो स्वयं जल रागी कह सकते हैं, जल स्नेही कह सकते हैं, अर्थात
द्रव स्नेही। कहने का मतलब है कि वो जल में घुलने वाला हो, जल के साथ स्नेह करके उसमें मिक्स होने वाला हो। तो जैसे ही इस विलाय को, उदाहरण के लिए जिसमें बात करते हैं, एल्कोहल है C2H5, एल्कोहल पानी में घुलती है कि नहीं? तो जब एल्कोहल को देखो जल में मिलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जल और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब दोनों इसमें इसको मिलाते चलेंगे तो जल के अणु कहाँ जाएंगे? एल्कोहल की संगत करते चलेंगे, वो एल्कोहल के साथ मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे। ये बेचारे जो कोलाइड कण है वो क्या करेंगे? मतलब इसके मिलाने से पानी इसमें आता जाएगा, अर्थात उस कोलाइडी पूरे विलयन में से जो जल है परिक्षेपण माध्यम के रूप में वो डिहाइड्रेट होता चलेगा, सारा जल एल्कोहल के साथ आने लग जाएगा। धीरे धीरे जितना भी है ये इसके साथ दोस्ती हो जाएगी। कोलाइडी कण बेचारे अकेले रोते रहेंगे, और रोते रहेंगे तो फिर क्या होगा आप समझ रहे होंगे। जब जल इसमें से निकल जाए तो कोलाइड कण धीरे धीरे पास में आते चलेंगे तो फिर आपस में आकर्षित हो जाएंगे, और इस तरह से वो स्कंदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, संगुणन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जल के अणु निकलने से ऐसा होता है। तो प्लीज ध्यान दें, ये विधि भी समझ में आ गई होगी। हम विलायक को मिला के और हम किसी कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं, ज़्यादा विस्तार से यहाँ इतनी जरूरत नहीं है। तीसरी विधि आप देखिए, जिसमें हम कह सकते हैं किसी कोलाइड को ही दूसरे को मिला दिया जाए, कोलाइड को मिलाकर बात कर सकते हैं। और कोलाइड को मिलाकर जब बात करते हैं तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है पारस्परिक स्कंदन। आपने सुना पढ़ा होगा म्यूचुअल, इसका हाथ लो उसका हाथ दो, अर्थात पारस्परिक जो स्कंदन का मतलब होता है कि दोनों को भिड़ा दो। तो इसमें क्या करते हैं, एक कोलाइड पहले से हमने पात्र में भर रखा है और वो पात्र में भरा हुआ कोलाइड है। देखिए मान लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, जैसा मन करे वैसा कोलाइड ले लो। अगर हम कहें कि यहां पर धनात्मक कोलाइड तो पहले से एक पात्र में है, तो फर्स्ट हमने लिया है धनात्मक, मान लें कि फर्स्ट हो गया। दूसरा जो मिला रहे हैं वो सेकंड है। अब वो सेकंड कौन सा मिलाया वो मान लीजिए, तो इस तरह से सेकंड मिला दिया तो दोनों आपस में क्या होंगे, बोलो प्लस फिर माइनस। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, आवेश को उदासीन कर देंगे। उदासीन कर देंगे तो उदासीन खत्म। इसका क्या समझ में आ रहा होगा ना। तो एक किसी का रोना किसी का हंसना, किसी का रोना किसी का हंसना, तो कहने का मतलब एक हंस रहा है या एक रो रहा है, जैसे भी है। अगर दोनों एक रोने वाले के पास हंसने वाला पहुंचे तो वो सोचेगा कि ये हंस क्यों रहा है, और हंसने वाला रोने वाले से पूछेगा रो क्यों रहा है। दोनों एक दूसरे की चिंता करेंगे तो वो तो एक तो रोना बंद कर देगा, दूसरा हंसना बंद कर देगा। चुपचाप भाई तू कैसे रो रहा है, तू कैसे हंस रहा है, शांत कि नहीं यार वो तो ऐसे ही। तो कहने का मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और इसके साथ उनका स्कंदन एक दूसरे का, धनात्मक कोलाइड तो ऋणात्मक कोलाइड का स्कंदन करने लग जाएगा और ऋणात्मक धनात्मक का। ठीक है, रोने वाला हंसने वाले से कहेगा भाई ऐसे ज्यादा क्यों हंस रहा है, क्या बात है, मुझ पे तो नहीं हंस रहा, तो हंसना बंद कर। हंसने वाला कहेगा रो क्यों रहा, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, कि भाई रोना बंद कर। वो कहानी हो गई। एक उदाहरण है अपने पास, देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइड होता है वो पॉजिटिव होता है। ध्यान दें, आपको मालूम होगा इस तरह से ये पॉजिटिव कोलाइड हो गया है। और जब आर्सेनियस सल्फाइड जो कोलाइड होता है वो ऋणावेशित होता है। दोनों, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, दोनों को मिला दिया जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। उदासीन फिर कण आपस में जुड़ते जाएंगे। कौन सी क्रिया स्टार्ट हुई, तो यूं स्कंदन होने लग जाएगा। चौथे नंबर की आपने पढ़ी है वैद्युत कण संचलन। ये पूरा क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा है कि एक ही आवेश प्रक्रिया कोलाइड दूसरे विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो जाते हैं, वो स्कंदन ही है। ये कंप्लीट।
एक और है अतिरिक्त एक्सेसिव डायलाइसिस, जिसको कहते हैं अपोहन। देखिए मैंने आपको अपोहन के बारे में बताया है इससे पहले। अपोहन में क्या करते हैं कि उसमें छानते हैं और उसमें जो कण होते हैं उनको जो मिल जाते हैं, फिर उनको पानी से बार बार धोते रहते लगातार धोते रहो, दो बार बार धोगे तो क्या, जैसे कपड़े को धोते ना बार बार पानी मिला के, तो उसमें से गंदगी और झाग निकल कर साफ हो जाता है। ऐसे ही कोलाइडी कण को जब बार बार धोएंगे तो उसके साथ जो विद्युत अपघट्य, कोलाइडी कण के साथ जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां उसके पास डिपॉजिट होती हैं, वो पानी के साथ धुलने से बार बार धोएंगे तो साफ हो जाएंगे। और इस तरह से वो आवेश उसका नष्ट करते हुए चला जाएगा और कोलाइडी कण शुद्ध रह जाएंगे, फिर उसका स्कंदन प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी याद रखें बस, ये तो यूं ही जैसे एक बॉइलिंग, मैं यूं कह सकता हूं गर्म करके, बॉइलिंग मेथड, अर्थात गर्म करके भी हम इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। जैसे एग बॉईल करते हैं तो वो आपने देखा है कि जो एग, जो अंडे की एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है, वो गर्म करने के बाद फिर पहले लिक्विड होती है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हुआ? स्कंदन हुआ। ठीक है, बटर वगैरह का स्कंदन इसी तरह से हो सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। 7 फ्रीजिंग भी ऐसा कर सकते हैं, फ्रीजिंग में भी होता है। तो आप कह सकते हैं, फ्रीजिंग समझते हैं, ठंडा करके बाय कूलिंग। ठीक है, फ्रीजिंग कहो कूलिंग कहें। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे दूध को आप ठंडा करने रख दीजिए, फ्रिज में रख देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो घी की जो बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स, वो दूध की सतह पर अलग हो जाती हैं, जबकि रखते समय वो घी दिखाई नहीं देता है। तो ये सब क्या होता है, इसको विस्तार से हम कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ गर्म करने से भी हम स्कंदन कर सकते हैं और ठंडा करके भी, फ्रीजिंग करके भी हम स्कंदन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए और भी है, जैसे मान लीजिए हमने पानी में कुछ घोल दिया है, फिटकरी घोल दो आप, नमक घोल दो, और कुछ इस तरह के जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो आप डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में अच्छी तरह से। शक्कर वगैरह इस तरह से जो घोल के रख देते हैं, आप उस पानी को, ग्लास को, और फ्रीज में रख दीजिए। जब वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद देखोगे, पहले आपने नमक घोल दिया था, ठंडा होने के बाद उसमें से नमक या किसी और पदार्थ, जो कण जो आपने पदार्थ घोला है, उसके सफ़ेद जो कण हैं वो नीचे उस गिलास में या किसी पात्र में आपको नज़र आने लगेंगे ठंडा करने के बाद। तो समझ में आ रहा है? ये सब मैंने कहा था कि पहले आपने डिजॉल्व किया, बाद में देखोगे तो उसके कण सब नीचे कुछ पूरे नहीं तो बैठते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ वैद्युत कण संचलन पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है। बॉइलिंग गर्म करके क्या होगा आपको समझ में आ रहे हैं उसमें से, क्योंकि वो अलग ही हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो फ्रीजिंग में से ये विलायक अलग हो जाएगा, अपने आप दूर हुआ। कहने का मतलब जैसे नमक और पानी की बात की या फिटकरी पानी की बात की, तो इसमें से ठंडा करते हैं तो इसमें से पानी उस नमक के कण से अलग हो जाता है, पानी के अणु अलग हो जाते हैं, नमक के कण अलग हो जाते हैं, इसलिए नीचे बैठने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा कोलाइड का स्कंदन क्या होता है एवं हार्डी-सुलजे का नियम क्या है। इसी के साथ आज का कंप्लीट।